आपसे हमने कहा और आप बहुत सुंदर स्वागत की सुस्वागतम और बहुत सुंदर आपके गाना के बोल भी थे और अचानक आपने गाया इसलिए और अच्छा लगा। ऐसे ही बच्चों को हर वक्त तैयार रहना चाहिए, कहीं कोई भी कार्यक्रम हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए हमें समय नहीं चाहिए तुरंत। अगर हम समय मांगते हैं तो समय तो अपनी गति से जाएगा ही। और ऐसे ही जैसे कि बच्चों ने दिया, दोनों तीनों बच्चे आज ही कहा गया और आज ही ये बच्चे तैयार होकर के तुरंत प्रस्तुति दिए, इसलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मंचासीन समस्त अतिथियों को, समस्त प्रबुद्ध वर्ग को सादर प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये कार्यक्रम महादेवी वर्मा के बारे में है। महादेवी वर्मा, जिसे अभी माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते समय बताया गया कि उन्होंने कहा कि वो आस्था पर विशेष बल देती हैं और आस्था को वो अपने शब्दों में ही खुद कहते हैं कि आस्था विहीन व्यक्ति का कोई मोल नहीं होता, उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। उसमें किसी भी धर्म के प्रति, किसी सिद्धांत के प्रति एक आस्था हर व्यक्ति में होनी चाहिए। एक बात और है, उन्हें दुख की कवित्री कहा जाता है। तो दुख की कवित्री वो इसलिए थी क्योंकि वो शुरू में बौद्ध धर्म को बहुत महत्व देती थी, लेकिन जब उन्होंने देखा दरअसल कहना नहीं चाहिए तो हर धर्म में, धर्म तो सही रास्ते पर ले जाता है हमें, लेकिन हर धर्म में इतना पाखंड समा जाता है कि कहीं न कहीं से इतनी चोट पहुंचती है कि धीरे धीरे एक धर्म से घृणा होने लगती है। और इसमें अगर स्त्री की बात हो तो बात ही थोड़ी सी विलक्षण होती है, अलग होती है, क्योंकि स्त्रियों को सम्मान देना सबके बस की बात नहीं है। आज का समय तो बहुत अच्छा है खैर, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, अच्छा है, बहुत अच्छा होने में भी समय लगेगा। और दूसरी बात यह है कि जब महादेवी वर्मा जो है कि कई बौद्ध धर्म में वो भी दीक्षा लेने के लिए, तो जब वो दीक्षा लेने लगा तो एक पट्टिका रख लिया अपने आंख के सामने, और फिर जब पट्टिका रखा तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा अपने पर ही नियंत्रण नहीं है तो तुम मुझे क्या दीक्षा दोगे। मौन रूप में चुपचाप चली आई, इतना कि प्रतिकार नहीं करती थी, विरोध नहीं करती थी, इसीलिए उन्हें दुख की कवित्री कहा जाता है, रोने वाली कवित्री कहा जाता है। कोई कोई यहाँ तक कह देता है कि असफल कवित्री है, जबकि सबसे ज्यादा सफल कवित्री वही है, क्योंकि वो मानती हैं कि आज की जो नारियों की स्वतंत्रता है, वो नारियां ये सोचती हैं कि हम पौरुष धर्म स्वीकार करके तब हम स्वतंत्र हैं, तो गलत सोचती हैं। वो अपने ही अस्तित्व को, अपने ही पहचान को लुप्त कर दे रही हैं। तो कौन सा स्त्रियोचित गुण बचा जिसका सम्मान और जिसको अस्तित्व आप दे रही हैं। और उनका यही कहना था कि आप स्त्री हैं तो अपने स्त्रीत्व को बचाते हुए स्त्रीत्व के लक्षण को विलक्षण बताइए कि आप स्त्री हैं और बहुत उपयोगी हैं, बहुत जरूरी है इस समाज के लिए, ये बताना है। ऐसा नहीं कि पुरुष का आवरण ओढ़ करके हम स्वतंत्रता का उद्घोष करें। इसलिए इस तरह से वो अपनी विनम्रता रखी रही, आंखों में आंसू रखी रही, तब कहते हैं कि मैंने भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई को ना मेरा, न कभी अपना होना परिचय, इतना इतिहास यही उमड़ी कलती मिटे आग चली। मतलब हमारे जन्म लेने का, हमारे मिटने का, अगर स्त्री अस्तित्व में बात कही जाए तो हमारे जन्म लेने का, हमारे मिटने का बहुत ज्यादा शोक नहीं होता किसी को। जन्म भी अचानक लेती है और मृत्यु को भी प्राप्त हो जाती है, तो लगता है इनका बिगड़ गया। ये नहीं कहा जाता है कि उसका अपना जीवन चला गया, बहुत कम ही कहा जाता है। अधिकतर लोग दूसरा विकल्प खोजने लगते हैं। तो ये सारी बातें थी, तो आज हमें बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी। इसमें बहुत सारी अंतर प्रेरणाएं भी थी। पहले वो बचपन में अल्हड़पन में उनकी जो कविताएं थी वो अलग थी, जब उन्होंने समाज के कटु यथार्थ का अवलोकन किया तब की कविताएं उनकी अलग हैं। तो वो समाज को, राजनीति को पूरी तरह से समझती और पढ़ती थी और स्त्रियों के गुण का बखान खुलकर करती थी, गद्य में भी पद्य में भी की है। समय समय पर आपको बहुत सारी जानकारियां भी मिलेगी। आज बहुत अच्छे गुण मंतव्य सुनने को हमको भी मिलेंगे, आप सभी को मिलेंगे। आज का यह समय बहुत ही सुंदर है। और इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे मध्य में आज अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे महाविद्यालय के आदरणीय प्रबंधक महोदय और हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय प्राचार्य जी। हमारे यहाँ मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि हैं पूर्व प्राचार्य जी। मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय विभागाध्यक्ष जी हैं। आप बड़े चिंतक मना हैं और आपका जो चिंतन मस्तिष्क है कुछ नई खोज लेकर आता है अवश्य। यह हमारे और आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और प्रकृति को, ईश्वर को धन्यवाद देना है कि हमें इनके बीच में सुनने को मिलता है इनको। और सबसे विलक्षण और सुंदर बात यह है कि हमारे अनुज डॉक्टर रोहित सिंह और हमारी सुदर्शनिया डॉक्टर रेखा मिश्रा मैडम और आप सभी का बहुत सुंदर ढंग से स्वागत कर रहे हैं, हृदय से स्वागत है। और मुख्य अतिथि जिसकी कंठ से हम पूरी तरह से अभिप्रेरित हैं,
मेरा अंतर मन एकदम पूरी तरह से जैसे कहा जाए कि आह्लादित है। इनका कंठ हम कई बार सुने, कई बार लोगों से कहे भी। डॉक्टर शशिबाला सिंह, आप 2 भाषाओं की अच्छी पकड़ रखती हैं। आपका कंठ, आपको ईश्वर ने इतना मधुर कंठ दिया है कि आपके कंठ की सराहना हम सोते जागते हमेशा करते हैं, जब से हम सुने हैं। थोड़ा सा कल से मौसम खराब था, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत मौसम का प्रभाव भले पड़े, लेकिन आप देखेंगे कि ईश्वर ने इनको एक विशिष्ट अद्भुत क्षमता दी है, एक अद्भुत गुण दिया है। और इनके कंठ से हम एक भजन सुन करके तब महादेवी वर्मा के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। आदरणीय डॉक्टर शशिबाला सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी आपके कंठ को सुनने के लिए लालायित थे, कई दिन से हम सभी अभी प्रेरित हो रहे हैं आपसे। स्वागत है। आदरणीय प्रबंधक जी, आदरणीय आचार्य जी, पूर्व आचार्य जी, आप सभी लोग यहाँ जो बैठे हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम, और सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार है। ऐसा जैसा कुछ पूनम मैडम के मुँह से आपने सुना है ऐसा कुछ तो नहीं है, परंतु जो है मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के मुँह 2 लाइन से ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी, जो भी है मैं आपको बताती हूँ। कितनी परीक्षा लिख दी है बाबा तूने भाग्य मेरे, कितनी परीक्षा लिख दी है बाबा तूने भाग्य मेरे। अफसोस है डूब रही है नैया सामने तेरे, हंसने लगा है संसार, थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते, थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते। चुपचाप बैठे सरकार हो, थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते। चुपचाप बैठे सरकार, तुमने बुलाया हम चले आए, तुमने बुलाया हम चले आए तेरे द्वार में बाबा। हमको बुला के मुँह को छुपा के बैठे मेरे बाबा, गौर करो ना एक बार, थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते। चुपचाप बैठे सरकार। बहुत सुंदर और सही पूछिए तो आज की संगोष्ठी की प्रेरणा भी आ रही थी। जब उस दिन आपके कंठ से हमने एक लाइन सुना तो हमें लगा कि महादेवी वर्मा पर संगोष्ठी होनी चाहिए। जो वेदना की कवित्री कही जाती है वो संवेदना की कवित्री भी हैं, और उनके बारे में चर्चा होगी और आपके कंठ से मधुर शुरुआत होगी, प्रारंभ होगा तो बहुत ही सुंदर होगा। और अब मैं बच्चों के, सही पूछिए तो मंच बच्चों का ही होता है इन सब में, इसलिए बच्चे आते हैं मंच पर तो और अच्छा लगता है। नई पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, ये अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग करेंगे। आज मैं व्याख्यान के लिए अर्पिता तिवारी को बुलाती हूँ। अर्पिता तिवारी बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर की बच्ची है और ये महादेवी वर्मा के बारे में अपनी बात रखेगी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे स्टेज पे बुलाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर वंदन अभिनंदन और प्रणाम है। मैं प्राचार्य महोदय को धन्यवाद देती हूँ और इस कार्यक्रम को चलाने वाले महोदय को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। महादेवी वर्मा का आज जन्मदिन है। महादेवी वर्मा को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेवी वर्मा का जन्मदिन उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले में होली के दिन 26 मार्च को हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद सहाय तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। इनके व्यक्तित्व पर इनके
जो कि धार्मिक आचरण की एक अच्छी महिला थी। पूजा पाठ आदि का इनके व्यक्तित्व पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। इनके पिता को इनसे कविता लिखने की प्रेरणा मिली। इनके पिता के द्वारा ये कविता लिखना शुरू की। 7 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक कविता लिखी और कक्षा 8 में इनकी पढ़ाई अच्छी थी कि ये अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त की। उसके पश्चात मैट्रिक में परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये एक सुप्रसिद्ध कवयित्री बन गई और इनकी प्रथम पत्रिका चांद में इन्होंने अपना कार्यभार शुरू किया और इनकी कविता नीरजा, निहार, स्मृति, सांगीत, हिमालय आदि है और इनके गद्य की प्रमुख रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, गिल्लू आदि। और मुझे महादेवी वर्मा की ये लाइन बहुत ही पसंद है जो मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा देती है। मैं नीर भरी डुबकी बदली विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। महादेवी वर्मा अपने जीवन काल में महिलाओं की शिक्षा और संघर्ष के लिए बहुत ही ज्यादा प्रयास की हैं। वो स्वतंत्र भारत की प्रथम विधान परिषद की सदस्य रही हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान के नेतृत्व में 1935 ईस्वी में उन्होंने इलाहाबाद में संसद की स्थापना की और इतनी बात पर विराम करती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटा। पहली बात तो व्यक्तित्व पर आपने प्रकाश डाला और समय बहुत कम था और इतने कम समय में सूचनात्मक जो जानकारी है उसको बच्चे ने प्रस्तुत किया। पहली बार मंच पर आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। और अब मैं व्याख्यान की अगली कड़ी में श्वेता यादव को बुलाना चाहूंगी। श्वेता यादव, और आप ये बच्चे कल रुचि दिखाए, कल की ही बात है और कल ही ये बच्चे कहे कि मैं भी व्याख्यान दूंगी, तो अच्छा लगा कि बच्चे खुद बढ़ चढ़ करके आगे आए, अपनी बात रखेंगे। परम आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्राचार्य महोदय, पूर्व प्राचार्य महोदय और सभी यहाँ पे उपस्थित अध्यापक और सभी बच्चों, मैं आप सबके सामने एक महादेवी की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जो त्रुटि हो क्षमा कीजिएगा। विरह का जल जात जीवन, विरह का जल जात, वेदना में जन्म, करुणा में मिला वास, अश्रु चुनता दिवस इसका, अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जल जात, जीवन विरह का जल जात, आंसुओं का कोस उर्ध्रिग,
विरह का जलजाल। कहती हैं कि दुख, जैसे बुद्ध ने कहा था सबम दुखम, तो पूरी तरह से अलौकिक जगत की बात की थी, संसार को छोड़ने की बात। लेकिन ये बहुत ऊंची बात कहती हैं। इनका कहना है, जैसे कहती है, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की पीड़ा, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की पीड़ा, तुझको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। तो पीड़ा की कवित्री इसलिए कि कहते हैं इसके दो रूप हैं। एक तो वह व्यक्ति जो दुख को समझता है, दुख में अपने आप को पूरी तरह से ढाल लेता है, तो त्यागी हो जाता है, पूरे संसार को अपना समझने लगता है। दूसरी बात यह है, जब वो पूरे दूसरा दुख है, दुख का पहला रूप यह है कि जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है, तो दुखी होने के बाद वह पूरे संसार से प्रेम करने लगता है, क्योंकि त्यागशील हो जाता है, उसमें त्याग करना आ जाता है। दूसरी बात यह है, जब पूरे संसार से उपेक्षित होता है, संसार की मान्यताओं में, मानदंडों में वो खरा नहीं उतर पाता, जो बनी बनाई तमाम प्रकार की गतिविधियां हैं, उस पर जब खरा नहीं कर पाता, तब वह असीम चेतन में उस दुख में आनंद पाने लगता है। उनको दुख में विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, चारों तरफ विरह रूपी कीचड़ है, तमाम गंदलापन है, तमाम प्रकार की दुर्गंध है, सब कुछ है, लेकिन इसके बाद भी जीवन उनका कमल की तरह है। तो बहुत सारी बातें ऐसी करती हैं, उनकी कविताओं में बहुत सारी बातें सबको याद भी है, पूरी चर्चा नहीं, अब ये बहुत कुछ सुनना है हमें। तो अब हम और कोई बच्चा, पूजा शुक्ला, पूजा शुक्ला आई थी ना आगे, अर्पिता, अच्छा स्वागत करता है। सेवा में आदरणीय प्राचार्य जी, पूर्व प्राचार्य, मेरे प्रबंधक सर, मेरे अध्यापक और मेरी मैं आप सभी के सामने महादेवी वर्मा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं सरस्वती माँ को नमन करती हूँ। महान विस्तृत नभ का कोना मेरा ना कभी होना, विस्तृत नभ का ना कोई कोना मेरा ना कभी अपना होना, परिचय यही इतिहास यही उमड़ी कल थी लेकिन मिटे आज चले। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी 26 मार्च उत्तर प्रदेश के फर्रुखा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा तथा इनकी मां का नाम हेमरानी था। इनकी मां धार्मिक चीजों में ज्यादा विश्वास रखती थी। जब ये 7 साल की उम्र, बहुत अल्प आयु में ही इन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन इन्होंने कहीं पर भी अपने कविता या कहानियों को नहीं किया, ये अपने कविता को छिपा कर रखती थी। लेकिन जब इनकी सहेली सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कवित्री भी है, उनको पता चला, तब उन्होंने इन्हें प्रेरित किया, तब ये अपनी कविता लिखी और सबसे पहले चांदी पत्रिका में प्रकाशित की। महादेवी वर्मा जी का विवाह अल्प आयु 9 वर्ष की आयु में ही हो गई थी डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ। इन्होंने अपने विवाह के प्रति कुछ कहा है। जब मेरी बारात आई द्वार पे, तो मैंने जाकर सबके सामने अपनी बारात देखने लगी। माता पिता ने कहा तुम भूखी रहो, लेकिन हमने जाकर मिठाई के कमरे में मिठाई बहुत खाई। मैं सो गई थी, कैसे तेरे नाउन फेरे लगवाए मेरे। जब सुबह उठी मैंने देखा गांठ को, तो गांठ खोलकर भाग चली। महादेवी जी अपने विवाह में कोई संबंध नहीं रखा था। उन्होंने वे पिंजरे की पंछी नहीं बनना चाहती थी, वे रेगिस्तान की चिड़िया थी। उन्होंने कहा है तू न अपनी छांव को काला बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग
दूर जाना। और सही बात है, जागृति बनी हुई थी, चेतना के स्तर पर निरंतर जगाती रही, विनम्रता से जगाती थी, इसलिए श्रुति कवित्री थी। और अब मैं इसी कड़ी में मनीष प्रजापति एमए प्रीवियस सेकेंड सेमेस्टर के छात्र को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और अपना विचार प्रस्तुत करें। सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रबंधक जी अध्यक्षता कर रहे हैं, उनको उनके चरणों में चरण वंदन करना चाहता हूँ और हमारे प्राचार्य जी के चरणों में चरण वंदन करना चाहता हूँ और हमारे पूर्व प्राचार्य जी के चरणों में चरण वंदन करना चाहता हूँ और हमारे यहाँ सभी शिक्षक के चरणों में मैं अपना चरण वंदन करना चाहता हूँ और मैं अपने यहाँ सभी भाई को चरण वंदन करना चाहता हूँ, जो बड़े हैं जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को हुआ था। ये कवित्री आधुनिक युग की मानी जाती है, ये 4 स्तंभों में एक मानी जाती है और ये प्रयोग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य भी रही हैं और ये दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्हें कुलपति का पद भी प्राप्त हुआ है। इसी पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अभी तक आपने अपने बीच से 24 घंटे में तैयार किए गए अपने अपने भाव विचार छात्रों छात्राओं द्वारा सुना। अब हम ज्ञान चर्चा की तरफ, ज्ञान परिचर्चा की तरफ चलते हैं, मंच की तरफ। और मंच में मैं सबसे पहले अपने अनुज डॉक्टर रोहित सिंह को आमंत्रित करती हूँ, आप आए और महादेवी वर्मा के बारे में अपने उद्गार अभिव्यक्त करें। आपका स्वागत है डॉक्टर रोहित सिंह। सम्मानित मंच, आदरणीय प्रबंधक जी, प्राचार्य जी, पूर्व प्राचार्य जी, विभागाध्यक्ष जी और मैं सभी को सादर अभिवादन और सभागार में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को बातें मुझे कहनी है क्योंकि कार्यक्रम है और दो संयुक्त तत्वाधान में है, एक महिला दिवस और दूसरा महादेवी वर्मा का जन्मदिन। तो दोनों अगर देखें तो दोनों दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन विषय संयुक्त इसलिए हो जाता है कि जो भाव दोनों जगह हैं वो संपृक्त हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और अगर देखें थोड़ी थोड़ी बातें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और बातें आएंगी, और जो संक्षिप्त में ही कुछ बातें कहना है। जैसे पहले मैं महिला दिवस को लेकर कुछ बातें कहूँगा और उसका जो अंतर संबंध, उसकी जो पूरा प्रवाह है, कैसे महादेवी में पहले से ही अनुस्यूत था, प्रवाहित हो रहा था अकारण ही, बिना प्रयास के। महिला दिवस की जब जब चर्चा होती है तो ये बात होती है, ठीक है वो तथ्यात्मक चीज़ें हैं कि कब मनाया जाता है, क्या है, उससे आप सभी लोग परिचित हैं। लेकिन जो मूल उद्देश्य है दिवस मनाए जाने का, वो ये है कि महिलाओं को लेकर जो बनी बनाई एक धारणा है उसके बरक्स जो होना चाहिए, यानी जो उससे जो धारणाओं को तोड़ने वाले जो आयाम हैं उस पर चर्चा इसी बहाने हो जाए और दुनिया भर में जो भी वैश्विक हलचल है महिला दिवस को लेकर या महिलाओं को लेकर, उस पर भी बातचीत हो। उस बातचीत से जो एक संवाद के माध्यम से जो एक प्रवाह आगे बढ़ता है, उससे नई चीज़ें बाहर आती हैं और जो अड़चनें हैं उनके संघर्ष और प्रतिरोध को लेकर वो दूर हो सकती है। एक तो ये, दूसरा ये कि महादेवी वर्मा हमारे भारतीय चिंतन परंपरा या जो हमारी साहित्य परंपरा है उसमें एक विलक्षण व्यक्तित्व है। विलक्षण में कवित्री सिर्फ इसलिए नहीं कहूँगा कि उससे जो परिधि है वो बहुत सीमित हो जाए, उनका जो वृत्त बनता है उनके पूरे व्यक्तित्व का वो बड़ा है और उसके कई सेट्स हैं, बहुत सारे आयाम हैं। उसमें देखें कि वो एक हम ज़्यादातर उनकी पहचान एक कवित्री के रूप में ही देखते हैं, लेकिन वो एक जितनी बड़ी कवित्री थी छायावाद में, वो जिसको कहते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा, वो एक अच्छी चित्रकार थी, एक अच्छी अनुवादक थी और एक अच्छी शिक्षाविद तो थी, बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी थी। जिस प्रयाग विश्वविद्यालय से उनका वास्ता रहा
मेरा भी वास्ता रहा है। मैं जानता हूँ आज भी वहाँ के कक्षाओं में या विभाग में उनकी बातें और उनके व्यक्तित्व का जो स्पंदन महसूस करता है वहाँ का विद्यार्थी, वो अभूतपूर्व है। जब वो उनका अगर जीवन देखें तो वैश्विक स्तर पे जो महिला दिवस, स्त्री चेतना और विमर्श की जो बातें होती रहती हैं, उसमें अगर देखें, मैं अगर उसको सूत्र रूप में कहूँ तो जो महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व है वो स्त्री चेतना का भारतीय संस्करण है। यानी जो भारतीय जो मनीषा है या भारतीय चेतना है, वो कैसे एक स्त्री को देखती है, उसका जीवन अगर किसी को देखना है आधुनिक युग में, तो मीरा, हम बार बार ये कह देते हैं कि वो आधुनिक मीरा थी, तो हम ये भाव ले लेते हैं कि वो मीरा इस रूप में थी कि दुख बहुत है उनके यहाँ, पीड़ा बहुत है और दुख थी। असल में मीरा कहने का जो तात्पर्य है, जिन लोगों ने कहा या जो ये इस तरह की बातें करते हैं, उनका ध्येय ये था कि मीरा का समय आप अगर देखिए 15वीं 16वीं शताब्दी, सामंती समय और मुगल शासन, और ऐसे समय में राज परिवार से आने वाली एक स्त्री जो बिल्कुल अपने विचारों से और अपनी कविताओं में जो उनके विचार आए बिल्कुल क्रांतिकारी। जिस समाज में महिलाओं के लिए जो पर्दा प्रथा और बहुत सारी मतलब समाज के लिए उनकी जो सामाजिक गति है वो बिल्कुल थी ही नहीं, ऐसे में वो महिला उस राज परिवार से विद्रोह करके और वृंदावन और मथुरा में निर्द्वंद भाव से वो अपने उद्गार व्यक्त कर रही थी। और वो जिस तरह की चेतना उनमें मिलती है क्रांतिधर्मी, वो विलक्षण है। और उसका ही अगर आप कहें कि नया स्वरूप या समय के काल के प्रवाह में जो बाद में एक नया वर्जन, नया प्रतिरूप जिसको कह सकते हैं, तो बाद में महादेवी वर्मा के रूप में मिलता है। जिस समय महादेवी वर्मा का जो समय है, जो उनके जन्म को लेकर जो चर्चा चलती रहती है, उनकी होली के दिन या 1926 तारीख या 24 तारीख, तो गुरुवर दुधनाथ सिंह ने उनपे अभी नया जो मृत्यु के पूर्व जो शोध किया, उसमें उन्होंने बहुत मजबूती से स्थापित किया कि होली के दिन ही उनका जन्म था, 24 मार्च। 26 मार्च वाली जो तिथि है वो थोड़ा भ्रामक है, और खैर तिथि से कोई बहुत बड़े होली से तात्पर्य था। गुरुवर दुधनाथ सिंह ने उस पुस्तक में लिखा कि जो है कि जैसे होली में सभी रंगों के लिए जगह है, वैसे ही महादेवी का जो व्यक्तित्व था उसमें सारे रंग हैं, बिल्कुल सफेद और बिल्कुल स्याह और हर तरह की, यानी जिसको कहते हैं कि एक रंगों का कोलाज उनका पूरा व्यक्तित्व था। वो उनकी पूरी विचार सरणी में आप देख सकते। इसीलिए वो एक तरफ कविता भी लिख रही थी, कहानियां, उपन्यास इतने प्रसिद्ध नहीं रहे, लेकिन संस्मरण, रेखा चित्र, जिसको कहते हैं बहुआयामी व्यक्तित्व, वो था। उनके जो चित्र उन्होंने बनाए जो संगीत की मर्मज्ञ थी संगीत में, इसलिए उनकी कविताओं में जो संगीत के जो राग अनुराग हैं वो सहज ही मतलब अनायास ही आते हैं, और जो सारे भावों का जो स्पंदन है वो इतना संवेद रूप में। और महादेवी वर्मा की जो कविता है वो प्रतीत से प्राची का मिलन है, बिल्कुल अद्भुत संयोग है। और जो उन्होंने स्थापित किया, मैं महादेवी वर्मा को काव्य के बारे में ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, एक रचना की चर्चा करना चाहता हूँ, श्रृंखला की कड़ियाँ। 1942 में यह रचना प्रकाशित हुई। बहुत हिंदी समाज में या भारतीय चिंतन परंपरा में बहुत कम चर्चा होती है इस पुस्तक की, लेकिन अगर देखें तो हिंदी स्त्री विमर्श की का यह प्रस्थान बिंदु है, उसकी एक तरह से आप कह सकते हैं उसका मैनिफेस्टो है पूरा जो है। और उसमें अलग अलग निबंधों में उन्होंने बहुत ही, जैसे भारतीय चिंतन में या भारतीय स्त्री का क्या स्वरूप हो, वो उसका संघर्ष का क्या स्वरूप हो, उसके प्रतिरोध का क्या स्वरूप हो, उसको उन्होंने बहुत व्यवस्थित ढंग से स्थापित किया है उस रचना में। और उसमें उन्होंने बताया है कि स्त्री प्रतिरोध और स्त्री संघर्ष का स्वरूप क्या हो, और उसमें संयम और मर्यादा का भी एक भाव बोध उसमें बना हुआ है। महादेवी वर्मा के अगर आपने वृत्त चित्र या चित्र को देखा होगा तो उसमें वो एकदम ट्रेडिशनल भारतीय महिला के रूप में दिखती है। वो उनके उसके बावजूद भी जो उनके विचार हैं, जो उन्होंने कहा, बहुत चर्चा की उन्होंने श्रृंखला कड़ियाँ में कहा कि स्त्री सिर्फ छाया नहीं, वह सतत रूप से इतिहास के काल प्रवाह में ही वह संगिनी के रूप में रही है, बिल्कुल बराबर के रूप में। और उस बराबरी के स्थापत्य को उन्होंने अपने काव्य में भी स्थापित किया। ये जो अंतर संबंध है
यानी जब स्त्री विमर्श की दुनिया में बहुत चर्चा नहीं थी, दुनिया भर के जो आज बड़े देश और विकसित देश हैं वो भी बहुत उस दायरे में नहीं सोचते। दुनिया भर में वर्जीनिया वुल्फ और स्टुअर्ट मिल और सिमोन de Beauvoir बहुत सारे चिंतक विचारक हुए जिन्होंने बहुत रिवोल्यूशनरी एकदम क्रांतिकारी विचार दिए स्त्री चिंतन को लेकर, लेकिन बहुत मध्यम स्वर में बहुत संयमित स्वर जो स्त्री विमर्श का है वो महादेवी वर्मा के यहाँ दिखता है। और अगर आप देखें तो महादेवी वर्मा से सीखा जा सकता है कि सभ्यता पूर्वक समाज में रहते हुए भी बहुत सारे क्रांतिकारी विचार दिए जा सकते हैं, उससे लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। और जिस दौर में वो थी वो दौर बड़े व्यक्तित्वों का था, बड़े लोगों का था। उस दौर में अगर आप देखें तो प्रसाद, पंत, निराला बड़ी जो काव्य प्रतिभाएं थी वो थी। सच मायने में जो छायावाद का जो लोकतांत्रिक परिसर है वो इनके आने से पूर्ण हुआ, जो जिसको कहते हैं कि सबका प्रतिनिधित्व हो जाए, तो वो चेतना उनके साथ थी और वो बराबर में थी, कहीं ऐसा नहीं है। और बहुत अच्छे उनके संस्मरण और संदर्भ मिलते हैं। निराला को लेकर, निराला को बड़ा भाई मानती थी, बहुत दिनों तक उन्होंने 40-45 साल तक उनको राखी बांधी। और ऐसी किंवदंती है इलाहाबाद के वातावरण में कि निराला का व्यक्तित्व बहुत अक्खड़ था और उन्हें उस दौर में सिर्फ महादेवी वर्मा ही ऐसी थी जिनकी बात वो सुनते थे, उन्हें अपनी बहन मानते थे। और अगर निराला की एक बात बताते हैं, वहाँ पे चर्चा है कि रामचंद्र शुक्ल एक कार्यक्रम में थे और हिंदी में मूर्धन्य विद्वान और आलोचक थे, और उस कार्यक्रम में शुक्ल जी को नीचे बैठाया गया था, मंच पे वो नहीं थे और निराला मुख्य अतिथि थे। तो निराला की बहुत सारी असहमतियां थी रामचंद्र शुक्ल से, लेकिन वो बड़े मन के लोग थे। उन्होंने कहा कि जिस विद्वत समाज में रामचंद्र शुक्ल जैसा व्यक्ति बैठा हो, उसमें अगर वो मंच पे न हो और वह अध्यक्षता न कर रहा हो तो ये अपमानजनक है हिंदी समाज के लिए भी और विद्वत समाज के लिए। तो ऐसे बड़े मनीषियों और बड़े मन वाले लोगों के बीच निराला महादेवी का व्यक्तित्व बना और पनपा। इसलिए आज के समय समाज में अगर महादेवी वर्मा को से कुछ सीखना है तो ये है कि संयम और संतुलन के साथ किस प्रवाह में किस दिशा, क्या दिशा होगी आपकी चेतना की, वो उनके व्यक्तित्व और कृति से आप सीख